Hello student, welcome back to CUET by Adda 24/7. I Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, जिसको पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत, डिस्कवरी किसने की, कब की, कहां से ये स्टार्ट होती है, इस पूरे सेशन में हम जानने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। या मैं ये कहूं कि पूरा ही चैप्टर जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। साथ साथ में इस सेशन में हम जानेंगे कि इसकी डिस्कवरी कब किसने की, और साथ में हम जानेंगे इसके फीचर्स क्या क्या थे, और साथ में जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्लियर है? तो ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम क्लास 12th को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, और प्लस आपके सीयूटी एग्जाम तब तक नहीं हो जाता, तो फिर अब बोर्ड जैसे खत्म होंगे हम सीयूटी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो भी कनेक्ट हो चुके हैं, जो भी जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जो भी बच्चा क्लास 12th में है अभी, तो पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करे, फिर जो है वो सीयूटी की तैयारी करेगा। तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और यहाँ पर क्लास 12th के साथ साथ में हम सीयूटी की भी तैयारी करवाने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्रिक बीट्स एंड बोन्स को। ठीक है, जिसको पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। बिगनिंग होती है यहां से कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन ठीक है माना जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, लेकिन इसका नाम ब्रिक बीट्स एंड बोन्स क्यों पड़ा, दिमाग में आ रहा होगा। दोनों कंसेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसका नाम ब्रिक बीट्स एंड क्यों पड़ा, क्योंकि यहां से हमें काफी ज्यादा मात्रा में क्या क्या चीजें मिली, ब्रिक्स मिली, ईंटें मिली। ठीक है ना? और अभी मैं आगे की स्टोरी सुनाऊंगी कि ईंटें कहां से मिली। इसके साथ साथ में बीड्स काफी मिले, ठीक है, जिसको मोते मन की बोला जाता है, मोती या मन के बोला जाता है। साथ साथ में इसमें बोन्स, चाहे वो एनिमल्स की थी या फिर बुराइल्स थी, यानी कि ह्यूमन बींग्स की थी। तो ये काफी सारी चीजें जो है वो इस सभ्यता में, इस सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा मात्रा में मिली, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन आपका आ रहा होगा ये दिमाग के अंदर। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां से इसकी फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा की जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी वो एक हड़प्पा नामक शहर से हुई थी, जो कि उसमें है, पंजाब सिंध में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। तो इसकी डिस्कवरी क्योंकि हड़प्पा नामक एक सिटी से हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया, इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन ही रख दिया गया। सबसे पहले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वहीं से खुदाई की थी, हड़प्पा नामक सिटी से ही खुदाई की थी, और वहां से उनको एविडेंसेस जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो गए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। पहला कंसेप्ट, ठीक है ना? दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, इसको ब्रिक बीट्स एंड बोन्स क्यों कहा गया, साथ साथ में इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है इसके बिगनिंग पार्ट की। तो हम बिगनिंग्स में क्या कहेंगे, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि मैडम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी तो कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, आगे भी बताएंगे। ठीक है, There were the several archaeological culture in the region prior to the mature हड़प्पा। ठीक है, अब ये जितनी भी साइट्स हमें मिली है हड़प्पा की, ठीक है, तो इसको 3 फेजेस में बांटा गया है। ठीक है, पहला प्री जो है वो फेज आता है किसका, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, फिर मैच्योर आता है, फिर लेटर जो है वो साइट आती है। अब इन तीनों फेसेस में अलग अलग साइट्स को डिस्कवर किया गया, ठीक है, और उन्हें बताया गया है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हड़प्पा सिविलाइजेशन एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन थी। अब ये दुनिया की 4 सिविलाइजेशन कौन कौन सी है जो बहुत ही ओल्डेस्ट मानी जाती हैं, तो वो कौन कौन सी है मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो वो है आपकी कौन सी, एक तो होगी आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, तो हम नंबर 1 पे कर देते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, राइट, विजिबल हो रहा है? ठीक है, चलिए इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये इनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। सेकेंड जो थी वो कौन सी थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन। थर्ड थी चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, थर्ड कौन सी थी, चाइनीज सिविलाइजेशन। और फोर्थ कौन सी थी आपकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये दुनिया की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसमें कि हड़प्पा भी एक सिविलाइजेशन है जिसको ओल्ड सिविलाइजेशन में काउंट किया जा सकता है। ये जो थी वो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, माना जाता है कि ये जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इतनी ज्यादा फैली हुई थी। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब ये कहां कहां पर किस तरफ फैली हुई थी, अगर मैं बात करूं किसकी, नॉर्थ की, नदर्न साइड की, तो नदर्न साइड में ये कहां पर फैली हुई थी, ये मांडा, यानी कि जो जम्मू में कश्मीर में जो मांडा है, ठीक है, वहां तक ये फैली हुई थी। नॉर्थ साइड की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, कश्मीर उसमें जम्मू में। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, ईस्टर्न साइड की, तो ईस्टर्न साइड में आलमगीरपुर,
ठीक है, ईस्टर्न साइड में आलमगीरपुर तक ये फैली हुई थी। और आलमगीर कहां पर है? आलमगीर है बच्चे ये यूपी में। ठीक है, आलमगीर कहां पर है? यूपी में। और ये कहां पड़ता है? जम्मू में। ठीक है, ये कहां पड़ता है? जम्मू में। अब अगर बात आती है किसकी? साउथ की, तो साउथ में कहां तक फैला हुआ था ये? दायमाबाद तक। ठीक है, कहां तक फैला हुआ था ये? दायमाबाद, राइट। और अगर वेस्ट की बात करूं तो सुत कांगेडोर। ठीक है, कहां पर? सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर। क्लियर? तो ये जो सिविलाइजेशन थी, मैंने 4 डायरेक्शंस बता दी हैं। ठीक है, इतनी जगहों पर ये फैली हुई थी, राइट। तो यहां पर यूपी आप देख रहे हो ना, यहां तक, तो ये इस तरीके से, ये यहां तक इस तरीके से फैली हुई थी। अब बात करते हैं किसकी, कि जो कल्चर था इसका, दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्टिव पोट्री एविडेंस। मैंने भी बताया था ना कि इस सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा मात्रा में पोट्री मिली है। पोट्री का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन काफी ज्यादा मात्रा मिले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, इसमें माना जाता है कि पेस्टोरलिज्म भी जो है वो लोग किया करते थे, पशुपालन भी किया करते थे, और साथ में इसमें क्राफ्ट वर्क भी होता था, राइट। तो सेटलमेंट वो जनरली समाज, जो इनके जो घर पाए गए, ठीक है, घर पाए गए, तो बहुत ही जनरली वो छोटे छोटे होते थे, बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे। एंड देयर वर द वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, और इसमें कोई भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज के टाइम की तरह नहीं पाई गई थी, राइट। अब ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि हड़प्पा की दशा कैसी थी। हड़प्पा के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा कैसे, किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया, क्या रीजन था इसके पीछे, ये स्टोरी आपको मैं बताती हूं। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि ऑल्दो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट, देखो हमें भी पता है कि हड़प्पा जो था, हड़प्पा जो सिटी थी वो फर्स्ट डिस्कवर की गई थी। ठीक है, पहली बार, सबसे पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा नामक सिटी से जब इसकी एग्जीबिशन स्टार्ट हुई थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो सबसे पहले एविडेंस वहीं से निकाले गए, राइट। और इसको जब डिस्कवर किया गया था, कब डिस्कवर किया गया था? इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में। और किसने किया था? डॉक्टर DR साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। It was badly destroyed by the ब्रिक रॉबर्स। अब ये बहुत बुरी तरीके से इसकी दुर्दशा हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि यहां से ईंटें निकाल के लोग ना चुरा कर, ईंटों को चुरा कर निकाल के, और अपने घरों में या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था वहां पर किया जा रहा था। अब ये पता कैसे चला कि यहां पर इतना बड़ा जो था, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन फैली हुई थी? दिमाग में आ रहा होगा। तो ये किसने पता किया कि ये जो खंडर था, एक वहां पर एक खंडर था जहां पर पास ही में क्या हो रहा था कि रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उस रेलवे के कंस्ट्रक्शन में जहां से एक खंडर था, तो वहां से ईंटों को निकाल के और रेलवे के कंस्ट्रक्शन में उसको यूज किया जा रहा था। अब यहां पर बताया जाता है कि एज अर्ली 1875 अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? 1 मार्कर क्वेश्चन आता है हर बार, ध्यान से सुनिए। अलेक्जेंडर कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पहले ASI थे। ठीक है, पहले ASI थे, जिसको कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ। और इनको जो है वो आर्कियोलॉजी के जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ द ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशिएंट साइट, यहां से इनको पता चला कि एक बहुत ही पुराना सा खंडर है और वहां से ईंटें निकाल कर रेलवे कंस्ट्रक्शन में उसको यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने वहीं पर उस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रेलवे कंस्ट्रक्शन का। और उसमें क्या बताया गया कि उनकी जब ब्रिक्स देखी गई, ठीक है, जब ब्रिक्स देखी गई उनकी, कि भाई आज की ब्रिक्स से ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स थी, आज के कंपैरेटिव तो बहुत ही अच्छा उनको माना जाता था, और कुछ अलग सी भी थी। तो उस प्रोजेक्ट को वहीं पर रुकवा दिया गया और इस पर रिसर्च की गई थी कि खंडर कहां पर पाया गया, खंडर कहां पर है और ये कैसा खंडर है, तो इसको क्यों ना इस पर खोज की जाए, क्यों ना इसमें जो है वो खुदाई के दौरान इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें मिलेगी जिससे पता चलेगा कि ये कितना पुराना है और क्या क्या चीजें इसमें मिल सकती हैं। तो इसके ऊपर फिर काम स्टार्ट किया गया। ठीक है, रेलवे एंड द बिटवीन द, अब ये जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो कहां से कहां के बीच में चल रहा था? लाहौर से मुल्तान के बीच में ये रेलवे ट्रैक्स बिछाने का काम किया जा रहा था और वहीं से ही ये ईंटों का पता चला, राइट। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर IVC, यानी कि स्टैंड्स फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। अभी मैंने क्या कहा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फर्स्ट डिस्कवरी हड़प्पा नामक सिटी से ही हुई थी। अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है वो यहां पर देखना, क्योंकि ये जो है इंडस रिवर मेन थी, यहां पर देखना, ये जो है मेन रिवर, ये रही आपकी इंडस रिवर। ठीक है, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, कौन कौन सी? सतलज थी, ठीक है, रावी थी, झेलम थी, चिनाब थी, और कौन सी थी? रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब
और सतलज, ये 5 ट्रिब्यूटरीज थी। इस पूरी ट्रिब्यूटरी के आसपास है, यानी कि ये जो पूरी ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही है ना, ये 5 ट्रिब्यूटरीज और ये जो मेन रिवर है इंडस रिवर, इसके आसपास में पूरी सिविलाइजेशन ये फैली हुई थी, बसी हुई थी, जिसको कहते हैं किस किस के, इंडस रिवर मेन रिवर थी, बड़ी रिवर थी, और उसकी 5 सहायक नदियां थी। कौन कौन सी? रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज, ये 5 ट्रिब्यूटरीज थी इसके। और इसी 5 ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर के आसपास में ही ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन लोकेटेड थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको आईवीसी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि ये 2600 से 1900, ठीक है, 2600 टू 1900 बीसी का टाइम पीरियड इसका माना जाता है। किसका? मैच्योर हड़प्पा का, ठीक है, अर्ली हड़प्पा, ठीक है, एंड द लेट हड़प्पा इन द सेम साइट, राइट। तो इससे पहले ये जो मैच्योर फेस आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब इसका जो टाइम पीरियड बताया गया, ये किसका टाइम पीरियड है? मैंने आपको 3 फेसेस बताए ना, तो अर्ली हड़प्पा, ठीक है, उसके बाद मैच्योर हड़प्पा और उसके बाद लेटर हड़प्पा, राइट। तो ये जो बीच वाला पीरियड बताया गया मैच्योर हड़प्पा का, इसका टाइम पीरियड यही बताएगा और यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं किसकी आगे की, कि डिस्कवरी किसने इस पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर का जो एसेंस है ना बच्चे, वो ये है कि हड़प्पा की बहुत सारी, ऐसे तो देखो इंडिया में 1025 के आसपास लगभग जो है साइट्स पाई गई हैं, कुछ पाकिस्तान में पाई गई हैं, 900 समथिंग कुछ में पाकिस्तान में पाई गई हैं। अब कौन सी साइट कौन से रिवर के पास में लोकेटेड थी, इसको कब डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया, वो सारा डेटा यहां पर आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यहां पर बात करते चलते बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हड़प्पा जो है वो कौन से रिवर के पास लोकेटेड था। बहुत सारे बच्चे यहां पर क्वेश्चन करके आंसर गलत करके आते हैं, वो यहां पर टिक कराते हैं किसको? इंडस रिवर को, जबकि वो बिल्कुल गलत है। क्यों ऐसा उनके दिमाग में आता है? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसलिए उनके दिमाग में रहती है, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास लोकेटेड था, इसलिए इसको हड़प्पा पर टिक कराते हैं। तो आपको क्या करना है, हड़प्पा सिटी कौन से रिवर के पास लोकेटेड था, तो वो हो जाएगा रावी। रावी कहां? पाकिस्तान में। कब डिस्कवर किया गया? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे, नोट्स भी बनाना चाहो तो यहां से नोट्स बना लेना कि किसकी डिस्कवरी कब की गई। ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो आपको दिखा दिया गया है, इसको जरूर से याद कर लेना, क्योंकि यहां से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस पे। क्लियर है? उसके बाद मोहनजोदारो, इंडस रिवर, सिंध में 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। फिर रोपड़ आता है, रोपड़ कहां पर? सतलुज में है, ठीक है, ये इंडियन पंजाब में पड़ता है, एक इंडिया का पंजाब है, एक पाकिस्तान का पंजाब है, तो ये जो रोपड़ है ये इंडियन पंजाब में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 1953 में वाई.डी. शर्मा ने इसकी डिस्कवरी की थी। लोथल, भोगवा रिवर के पास लोकेटेड है, गुजरात में पड़ता है ये। 1957 में एस.आर. राव ने इसकी डिस्कवरी की थी। कालीबंगा, घग्गर, राजस्थान 1955 में बीबी लाल ने इसको डिस्कवर किया था, राइट। उसके बाद चन्हू दारो है, ये इंडस रिवर के पास लोकेटेड है, सिंध में, ठीक है, पाकिस्तान, पंजाब, राइट, 1931 में। और एम.जी. मजूमदार ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इस तरह से आलमगीरपुर, मैंने अभी बताया था, उत्तर प्रदेश में है ये, और हिंडन रिवर के पास में लोकेटेड है, और इसकी डिस्कवरी की गई थी 1974 में वाई.डी. शर्मा ने, राइट। इस तरह से आप पूरा का पूरा ये डाटा देख लोगे, और कहीं पर भी नोट बनाते हुए चल रहे हो तो उसको नोट बना लोगे, जैसे ये बच्ची बना रही है ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहलाता है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी का मतलब होता है उनका रहने का तरीका क्या था, क्या रणनीति थी उनकी, राइट। तो इसमें बताया गया है। तो हड़प्पा देखो हड़प्पा के लोग जो थे वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, ठीक है। वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। तो वो प्लांट प्रोडक्ट को भी यूज किया करते थे और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाने में यूज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल फिश वगैरह भी यूज करते थे, और ग्रेन्स भी, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब जो है वो खाने में यूज किया करते थे। तो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को यूज किया करते थे। एनिमल बोन्स फाउंड एट द हड़प्पन साइट इंक्लूड द कैटल शिप, हड़प्पा के लोग, ठीक है, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, इनको जो है वो पाला करते थे। बोन्स ऑफ वाइल्ड, तो कुछ उनकी साइट्स पर हमें वाइल्ड स्पीसीज की, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनके भी हमें एविडेंस जो है वो मिले हैं। साथ साथ में उनके एविडेंस मिलने से पता चलता है कि वो लोग शिकार के बहुत शौकीन है, हंट किया करते थे, ठीक है। उसके बाद देमसेल्फ आवर ऑब्टेन द मीट अदर फ्रॉम द अदर हंटिंग कम्युनिटीज एंड बोन्स ऑफ फिश एंड द फोल ऑल्सो फाउंड। तो घोड़े की भी, ठीक है, और किसकी, फिश की भी बोन्स मिली है, जिससे पता चलता है कि वो लोग इन जानवरों को भी जानते थे, ठीक है, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल थे, चाहे वो वाइल्ड स्पीसीज थी, चाहे वो और भी कोई थे, राइट। तो उनकी बोन से पता चलता है कि वो लोग इन एनिमल से भी अवेयर थे, राइट।
अब बात करते हैं किसकी, आगे की। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी में अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल की, ठीक है। हड़प्पा के लोग इतने समझदार थे कि देखो इतने हजारों साल पहले की बात अगर हम करके चलें तो उन्होंने भी कृषि करना सीख लिया था। अब अगर हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बिगनिंग ऑफ एरा वाला, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द टाइम वाला वो पढ़ा होगा, हमने चैप्टर पढ़ा होगा जहां से मनुष्यों ने एक अपना सेटलमेंट स्टार्ट किया था कि हम पहले ऐप की कैटेगरी में थे, फिर धीरे धीरे हम इंसानों की कैटेगरी में कैसे आए। इंसान तो हम बन गए लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग की समझ कैसे बढ़ने लगी, राइट। डेवलपमेंट कैसे हुई, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे हुई, क्या क्या सोचने समझने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आती रही थी। और इसी समझ के बेस पर इंसानों ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर लिया था करना, ठीक है। साथ साथ में पैस्चुरेशन भी करना स्टार्ट कर लिया था, पशुपालन भी, कृषि करना भी, व्यापार करना भी। तो इतने समझदार हो चुके थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के आने तक। और इस तरह से लोगों ने वहां के एग्रीकल्चर को कैसे स्टार्ट किया और उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज को वो फॉलो किया करते थे, यहां पर ध्यान से देखना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स, ठीक है, terracotta and the sculpture indicate that bull was known and the archaeologic explorate from this। अब हमें इनके बारे में कैसे पता चला, अब हमें इनके बारे में पता चलता है कि ये जो टेरिकोटा बुल है बच्चे, ये क्या है, ये आपका टेरिकोटा बुल है। अभी टेरिकोटा बुल क्या होता है, मतलब देखो जो आज के टाइम में जो बच्चे होते हैं ना, तो उनके टॉयज कैसे होते हैं, टॉयज होते हैं उनके कोई चीजें आज के टाइम में होगी, प्रचलन में होगी। फॉर एग्जांपल फ्लाइट है, एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन एक तो रियल होती है, एक उसका जो है वो टॉय बना दिया गया जिससे बच्चे खेलते हैं। तो जो हमें बुल के, ये जो आप टेरिकोटा बुल देख रहे हैं, इसके एविडेंस यानी कि इसका मिट्टी का खिलौना हमें वहां से डिस्कवरी के दौरान पता चला। तो बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते थे वहां के बच्चे, ठीक है ना, उस टाइम में बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे। तो इससे पता चलता है कि वो बैल से भी बहुत ज्यादा अवेयर थे और इन बैलों का यूज, इन बुल्स का यूज जो है वो एग्रीकल्चर को प्लो करने में किया करते थे, मतलब जो भी फील्ड्स होती थी उसको प्लो किया करते थे। तो बुल का प्रयोग कहां पर किया जाने लगा, उपयोग किया जाने लगा खेतों को जोतने में, ठीक है। तो ये जो आप टेरिकोटा का बुल देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सील्स एंड द टेरिकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। इससे पता चलता है कि वो लोग बैलों से भी परिचित थे, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेट फ्रॉम दिस ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। इससे पता चलता है कि वो लोग बैलों को प्लोइंग के लिए यूज किया करते थे, मतलब खेतों को जोतने के लिए यूज किया करते थे। टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड। अब क्वेश्चन यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन कहां से बनता है, ये बनेगा आपका क्वेश्चन, टेरिकोटा मॉडल्स जो है प्लो हैव बीन फाउंड, मतलब हल के साक्ष्य कहां से मिले। ठीक है, ये टेरिकोटा बुल मिल गया हमें, ठीक है, एविडेंस मिल गया इसका, लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि वो लोग हलों का यूज करते थे। तो ये जो प्लो देख रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं, हल कहते हैं, ठीक है। तो प्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट इन द चोलिस्तान एंड बनावली। तो ये हल के साक्ष्य हमें चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं। चोलिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है, और बनावली कहां पर है, हरियाणा में, ठीक है, बनावली कहां पर है, हरियाणा में। एविडेंस ऑफ द प्लो फील्ड ऑफ कालीबंगा। अब देखो ये तो हमें, ये तो हल है, हल के साक्ष्य मिले, यानी कि हल का हमें प्रूफ मिला, प्लो का प्रूफ मिला, कहां से, चोलिस्तान और बनावली से। अब ये कैसे पता चला कि वो लोग खेतों को प्लो भी किया करते थे। तो ये हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले, ये मिले हमें कालीबंगा से। कहां से मिले, कालीबंगा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनको जरूर से देख लीजिएगा। जुते हुए खेतों के साक्ष्य देख रहे हो ना, कि ये देखो प्लोड फील्ड जो है, मतलब वो जुता हुआ है। हो सकता है कि अगर वो मरते नहीं तो हो सकता है इसमें खेती बाड़ी करते हो, लेकिन बीच में उनकी टिकट कट गई तो क्या करें, राइट। तो फिर इस तरीके से बनाया गया है। अब यहां पर आता है कि देखो ये जो ग्रेट बात है, या फिर ये जो पूरा का पूरा डेजर्ट है, ये इंदस रिवर है। तो यहां पर ये दिखाई गई है कि इंदस रिवर, चोलिस्तान कहां पर है, ये रहा चोलिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है। तो साथ साथ में आप मैप भी देखते जाना, जिससे ये पता हो कि आप जब बोर्ड एग्जाम में आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अच्छे से लोकेट कर सको, या फिर आपको लोकेशन दी हुई होगी, आप उसको आइडेंटिफाई करके उसका सही नाम लिख सको, ठीक है ना। अब बारी आती है किसकी, कि मोहनजोदारो की, राइट। थोड़ा सा मोहनजोदारो के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक सबसे बड़ी साइट थी और बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी, राइट। मोहनजोदारो में मूवी भी देखी होगी, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी, किसी ने नहीं भी देखी होगी, देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री की नॉलेज ना बिल्ड और हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है। तो हिस्टोरिकल जो भी मूवीज़ होती हैं या हिस्ट्री बुक होती हैं, तो उससे हमारे इंडिया के पास्ट का या फिर वर्ल्ड के पास्ट का पता चलता है कि पहले कैसे थे हम लोग और आज
कैसे हैं। तो ये कंपैरिजन करने में एक बहुत ज़्यादा अपना एक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर हम देखेंगे मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर, सबसे एक प्लान सिटी मोहनजोदारो को माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि ये जो मोहनजोदारो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक पार्ट जो था जिसको बोला जाता है सिटाडेल, जो कि हाइट पर बना हुआ था, इसको क्या बोला जाता है, इसको सिटाडेल बोला जाता है, राइट। और जो नीचे वाला पार्ट था उसको बोला जाता है लोअर टाउन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लोअर टाउन। तो हड़प्पा को इस तरह से दो भागों में बांटा हुआ था और ये दोनों ही जो एरियाज थे इनको बड़ी बड़ी दीवारों से जो है वो फोर्टिफाइड किया हुआ था ताकि कोई भी एनिमी जो है इन पर जल्दी से अटैक ना कर सके, प्रोटेक्ट किया हुआ था इनको। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, ऐसा नहीं था कि ये जो लोअर टाउन था इसको थोड़ा सा वैसे ही समझा गया था, इसको भी प्रोटेक्ट किया गया था। हालांकि देखो ये जो है ऊंचाई पर बना हुआ था लेकिन एरिया में छोटा था, और ये निचाई पर था लेकिन एरिया में ये बड़ा था, ठीक है ना। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी या रिच पीपल रहते थे वो खास करके सिटाडेल में रहते थे, ठीक है, जिनके पास थोड़ा रिच फैमिली से के लोग जो थे। लोअर टाउन में नॉर्मल पीपल रहा करते थे, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की थी, इसको भी फोर्टिफाइड किया हुआ था, इसको भी फोर्टिफाइड किया हुआ था, राइट। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी हमें यहाँ से इसमें सिटाडेल में मिली। लोअर टाउन में तो खैर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन कुछ जो बिल्डिंग्स मिली बड़ी बड़ी, जैसे ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रेनरी है, तो वो कहाँ से मिली, हमें सिटाडेल से मिली, राइट। अच्छा, उसके बाद ब्रिक्स व स्टैंडर्डाइज्ड रेशो। अब ये जो इनके जो घर होते थे या जो इनका ड्रेनेज सिस्टम होता था, ड्रेन्स होते थे, वो पकी हुई ईंटों के बने होते थे। अब कई बार पूछा जाता है कि ब्रिक का, हड़प्पा की जो ब्रिक्स होती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उनका स्टैंडर्डाइज रेशो क्या होता था, ब्रिक्स का रेशो, राइट। कितनी लंबाई थी, कितनी मोटाई थी, कितनी चौड़ाई थी उसकी, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी थी। तो आपको क्या बताना है, 4:2:1, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, या 1:2:4 ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अनिल कपूर का आपको गाना याद होगा ना, 1:2 का 4, 4:2 का 1, बस वो याद रख लेना। आपको स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइज रेशो जो है वो पता चल जाएगा, उसका नापतोल पता चल जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ट्रिक कैसी लगी आपको, ठीक है। अब ये देखो मोहनजोदारो कौन से रिवर के पास बसा हुआ था, तो ये बसा हुआ था इंदस रिवर के पास में लोकेटेड था। ये मोहनजोदारो देख रहे हो ना कहां पर पड़ता है, ये पाकिस्तान में, राइट। हड़प्पा भी पाकिस्तान में और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में, ठीक है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर, ठीक है। अब इसमें जो ड्रेनेज बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम जो था इसका बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बनाया गया था, ठीक है। तो उसकी जो नालियां होती थी, भले ही चाहे घर में कच्ची ईंटें के बने होते थे, कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी, राइट। इस तरह की बनी होती थी, ठीक है, नालियां इस तरह की बनी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम। इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रीट होती थी ना, इस तरह की एक स्ट्रीट होती थी, तो उस स्ट्रीट के दोनों तरफ ये घर बने होते थे इस तरीके से, राइट। इस तरीके से घर बने होते थे, और इन स्ट्रीट के दोनों तरफ में जो घर बने होते थे उस कंपल्सरी कर दिया गया था कि घरों की एक दीवार जो होगी वो स्ट्रीट के साथ लगी होगी। ऐसा क्यों बोला गया था, ताकि घरों की दीवारों के साथ साथ में नालियों की व्यवस्था की जाए, और इन नालियों से, इन ड्रेनेज से क्या होता था, वेस्ट वाटर जो होता था वो फ्लो कर दिया जाता था, तो गंदगी भी नहीं होती थी और आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया था। जो ड्रेन्स होती थी ना उनको स्टोन स्लैब से कवर किया जाता था, पत्थरों के बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, उनसे उनको कवर किया जाता था ताकि कोई भी कूड़ा करकट जो है वो अंदर ना जाए, राइट। और रोड्स जो होते थे, इनके जो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड्स होते थे, ठीक है। एंड द स्ट्रीट वर लेड आउट अलोंग अप्रॉक्सीमेट द ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है जो चीजें जो है वो एक साथ आपको दिखाई देंगी। अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया ना, अब ये होता है आपका ग्रिड पैटर्न। बहुत सारे घर आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, है ना। मोबाइल में भी एक जहाँ पर फोटो गैलरी होती है ना, वहाँ पर ग्रिड पैटर्न इस तरह से कुछ लिखा होता है, तो आपको जो भी आपकी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वो सारी आपको दिखाई देने लगती है एक साथ में, उसको कहा जाता है ग्रिड पैटर्न, ठीक है। और इसके जो रोड्स होते थे वो एक दूसरे को राइट
एंगल पर जो है वो बाइसेक्ट करते थे इस तरीके से, ठीक है, चौराहा बनता था इस तरीके से, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते थे, राइट। अब आता है मोहनजोदारो में, अब बात करते हैं किसकी, सिटाडेल की। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदारो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को कहा जाता है ऊपरी क्या बोला जाता है, ऊपरी सदन बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, सिटाडेल, राइट। और दूसरा कहा जाता है निचला स्तर, ठीक है, निचला स्तर उसको लोअर टाउन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सिटाडेल की। तो सिटाडेल जो था वो हाइट पर बना हुआ था, ठीक है, मोहनजोदारो के हाइट पर बना हुआ था, लेकिन ये एरिया में कम था, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई गई थी, फॉर एग्जांपल ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। अब इसमें it is on the citadel that we find the evidence of the structures that were probably used for the special public purpose। कुछ बिल्डिंग्स जो थी वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई थी, जैसे ग्रेट बाथ है। तो अ ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द कंट्री यार्ड। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाकर बताती हूँ कि आपको ग्रेट बाथ को कैसे डिफाइन करना है या कैसे समझना है, ठीक है। तो इसमें जरा ध्यान से देखना कि ये जो ग्रेट बाथ था, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये जो ग्रेट बाथ था, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये रहा ग्रेट बाथ पूरा, ठीक है, ये ग्रेट बाथ है और ये क्या है, ग्रेट ग्रेनरी, राइट। ये ग्रेट ग्रेनरी है और ये ग्रेट बाथ है, ठीक है, क्लियर। अब इस ग्रेट बाथ को कैसे बनाया गया था, देखो इसमें बताया गया था कि ये जो रेक्टेंगल, एक तो सबसे पहले ये कौन सी शेप में बना हुआ था, रेक्टेंगुलर शेप में, राइट, रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसके नॉर्थ और इसके साउथ साइड में दोनों डायरेक्शन में क्या था, इसमें नीचे उतरने के लिए ना स्टेयर्स बनाई गई थी इस तरीके से, ठीक है, स्टेयर्स बनाई गई थी ताकि लोग जो है वो यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर बेदिंग जो एरिया बनाया गया था इसमें उतरकर वो धार्मिक स्नान करते थे, फिर वो पूजा पाठ करते थे। तो ये जो रेक्टेंगुलर टैंक बनाया गया था बेदिंग के लिए, इसमें उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां बनाई गई थी नॉर्थ और वेस्ट साइड से। इसके वेस्ट और ईस्ट साइड में यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए थे, ठीक है। कौन कौन सी साइड में, इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में चेंजिंग रूम्स बनाए गए थे, जहां पर वो चेंज वगैरह किया करते थे, फिर बेदिंग किया करते थे, फिर से चेंज किया करते थे, और फिर वो अपनी जो भी वर्शिपिंग होती थी, पूजा पाठ होती थी, वो करते थे, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें जो ग्रेट बाथ में, ग्रेट बाथ का जो फ्लोर होता था ना, ये जो फ्लोर होता था, तो इसको बर्न्ड ब्रिक से बनाया जाता था, ठीक है, पकी हुई ईंटों से इसको बनाया जाता था, बर्न्ड ब्रिक, राइट, बर्न्ड ब्रिक से ये बनाया जाता था। और जब इसको फ्लोर को बनाया जाता था पकी हुई ईंटों से, फिर उस पर मोर्टार या चारकोल का लेप कोट कर दिया करते थे ताकि पानी रिस्क कर ना तो वो जमीन में मरे ना उसकी दीवारें खराब हो, ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। और इसके अंदर जो पानी भरा जाता था वो किससे भरा जाता था, वो कुओं से भरा जाता था, ठीक है ना। और फिर जब इसमें बेदिंग कर लिया करते थे, धार्मिक स्नान जब हो जाता था, तो फिर उसको ड्रेन कर दिया करते थे, उसको फ्लो कर दिया करते थे वेस्ट वाटर को, और फिर से वो जब खाली हो जाता था और फिर से दोबारा से कभी जो भी उनका रिचुअल, जो बेदिंग वगैरह होती थी, रिलीजियस बेदिंग होती थी, तो तब उसको फ्रेश वाटर को उसमें फिल किया करते थे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है ड्रेनेज सिस्टम। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना समझ में आ गया हो, ठीक है, तो जरूर बताइएगा, राइट। अब क्या होना है कि देयर वर द रूम्स, द थ्री साइड, ये मैं बता चुकी हूँ कि तीन जो है मतलब दोनों तरफ रूम्स बने हुए थे, चेंजिंग रूम, और इसमें भरने के लिए कुओं का यूज किया जाता था, बकेट से इनमें पानी भरा जाता था, और फिर जब नहा लिया करते थे, बेदिंग कर लिया करते थे, फिर वेस्ट वाटर को ड्रेन कर दिया जाता था, ठीक है। अब आता है मोहनजोदारो प्लान अर्बन सेंटर में डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स, राइट। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हम क्या करेंगे कि द लोअर टाउन मोहनजोदारो प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, थोड़ी सी लोअर टाउन की बात करते हैं, जो निचला स्तर था, ठीक है। मैनी सेंटर्ड इन द कंट्री यार्ड। कंट्री यार्ड किसको कहते हैं बच्चे, आंगन को बोलते हैं, ठीक है। कंट्री यार्ड किसको बोलते हैं, आंगन को। बड़े बड़े आंगन होते थे, और ऐसा नहीं था कि सभी घरों में कुएं पाए जाते थे। जिनके घर जो है बड़े बड़े होते थे, उनके घरों में ही, मतलब एक जैसे मोहल्ला होता है ना, तो मोहल्ला का एक कॉमन कुआं होता था, वेल होता था, जहां से वो लोग पानी वानी भरते थे। किसी किसी घरों में भी कुआं होता था, जहां से वो जितने भी उनको मतलब पानी वानी चाहिए होता, तो वहीं से उसको यूज किया करते थे, ठीक है। तो विद रूम एंड द ऑल साइड्स देयर वर द नो विंडो। अच्छा, जो इनके घर होते थे, यहाँ पर देखना, इनके जो घर होते थे वो हालांकि जो है वो छोटे होते थे, लेकिन वो इस तरह से बने होते थे कि कोई भी विजिटर अगर बाहर से आता है ना, तो उसको अंदर का व्यू एकदम से दिखाई नहीं देगा सडनली। जैसे आज हमारे घर में कैसे होता है कि मेन गेट होता है, मेन गेट में जैसे एंटर करता है तो उसको पता चल जाता है यहाँ पर ड्राइंग रूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर ये है वो है ना। तो ये क्या होता था, इस तरीके से जैसे कोई भी विजिटर आता था तो सामने उसको इस तरह से व्यू नहीं दिखता था अंदर का, वो पहले इस तरफ जाएगा, क्रॉस करके
करके फिर वो इस तरफ आएगा, तो ऐसे जा करके फिर वो जा करके मेन रूम में, ड्राइंग रूम में आकर बैठता था। ठीक है, इनके घरों में ये देखना कि इनके घरों में कहीं भी रूम्स में इनके विंडो नहीं होती थी। प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, वो ख्याल रखते थे। ग्राउंड लेवल पर होते थे। कहीं कहीं पर बहुत ही रेयर ऐसा मिला है कि स्टेयर्स मिली हैं ऊपर छत तक जाने के लिए, या जो डबल स्टोर होता है वहां तक जाने के लिए। बाकी मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर मैं ये कहूँ कि 99% जो है, 98% जो है वो घरों में स्टेयर्स नहीं होती थी, सिर्फ एक ही फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर ही होता था। रूम्स में विंडो नहीं होती थी, मेन गेट होता था और उनके डोर्स होते थे, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। अब ये कैसा पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो थे वो कुछ लग्जरियस आइटम यूज किया करते थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो जो निचले स्तर में रहा करते थे, जिसको बोला जाता है लोअर टाउन, उसमें नॉर्मल पीपल रहते थे, मिट्टी के बर्तन यूज किया करते थे। ठीक है, अब इसमें लग्जरियस आइटम में क्या बताया गया है कि द आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी मात्रा में खुदाई के दौरान हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में भी उसको कैटेगराइज किया गया था। कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल थे, ऑर्डिनरी थे, राइट। सो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट आर द डेली यूज टू फेयरली इजिली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज द स्टोन और द क्ले। तो पत्थर और मिट्टी के बने बर्तन उनको मिले थे, ठीक है, जो कि नॉर्मल पीपल यूज किया करते थे। लग्जरीज वर are those item they are rare made from the costly, और जो ये लग्जरीज आइटम होते थे ये बहुत ही रेयर पाए गए, लेकिन इससे ये पता चलता था कि इनको अमीर घरों के लोग यूज करते थे और नॉर्मल को, जो नॉर्मल पीपल होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, वो घरों में इनको यूज किया करते थे, राइट। क्यों ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती थी? क्योंकि ये जो नॉन लोकल मटेरियल होते थे, ठीक है, इनकी वजह से और कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स की वजह से। अब आपने एक वर्ड सुना होगा फिनेंस का, ठीक है, उस फिनेंस को क्या किया जाता था, जो भी मिट्टी होती थी ना, सॉइल होती थी, उसमें गम को मिलाया जाता था, सिलिका मिलाया जाता था, कलर मिलाया जाता था, फिर उसका स्टफ तैयार करके और पॉट्स बनाए जाते थे, राइट। अब वो जो पॉट्स बनता और फिर जब उसको सन ड्राइड किया जाता था, धूप में सुखाया जाता था, तो वो स्पार्क करता था, चमकता था, बहुत ज़्यादा ब्राइट करता था, इसलिए वो महंगा था, ठीक है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी। क्लियर है? हाँ, तो ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस तो हमें ब्यूराइल्स में मिले, ठीक है। ब्यूराइल्स किसको कहते हैं बच्चे? शवों को ब्यूराइल्स कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमें शव मिले, उससे पता चलता है कि ये लोग जो थे वो हमेशा ना गड्ढों में डेड बॉडीज को दफनाया करते थे, जलाते नहीं थे, ठीक है। और समटाइम्स दे वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूराइल पिट वॉज मेड। इसमें डिफरेंसेस कैसे पता चले कि जो अमीर घर के लोग होते थे वो जब गड्ढों में उनको दफनाते थे तो वो गड्ढा पक्का कर दिया करते थे, राइट, सीमेंट वगैरह से, ईंटों से, और कुछ होते थे नॉर्मली उनको गड्ढे में दबा देते थे। कुछ के साथ में, कुछ ब्यूराइल्स के डेड बॉडीज के साथ में कुछ प्रेशियस स्टोन्स मिले, कुछ वो मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, राइट, और कुछ लग्जरी आइटम्स मिले। इससे पता चलता है कि ये लोग अमीर घराने से बिलोंग करते थे। जिनके पास मिट्टी के बर्तन मिले उनको पता चला जाता था कि ये लोग नॉर्मल पीपल थे, ठीक है, नॉर्मल घरों से बिलोंग करते थे ये। और साथ साथ में मैन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरी पहनने के शौकीन थे। अच्छा, इनकी एक खास बात थी, वो खास बात क्या थी कि जो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती थी ना, प्रेशियस होती थी, प्रेशियस थिंग्स होती थी, वो डेड बॉडीज़ के साथ नहीं दफना देते। हाँ, ये था कि थोड़ी बहुत ठीक है चल जाता था, लेकिन जो बहुत बहुत कॉस्टली होती थी तो अपशगुन मानते थे कि उनके साथ ये नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस थे वो लोग, अंधविश्वासी थे, राइट। उनको ऐसा लगता था कि लाइफ मतलब डेथ के बाद भी लाइफ होती है, तो इसीलिए उनके साथ में बर्तन वगैरह रख दिया करते थे, राइट। कहीं कहीं पर तो कॉपर मिरर भी मिला गया किसके? ब्यूराइल्स के साथ में, डेड बॉडीज के साथ में, कि भाई आगे जाएंगे अपना थोड़ा सा तैयार व्यार होने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा मेकअप वेकअप करने की जरूरत पड़ेगी, तो कॉपर मिरर्स जो होते थे वो उनके साथ में, कुछ एक के साथ में हमें वो भी पाए गए, ऑर्नामेंट्स भी पाए गए, राइट। तो ये सारे के सारे ब्यूराइल्स के बारे में बताया गया है, राइट। तो ये क्या है बच्चे? ये मैंने अभी बताया था ना आपको, फियांस बताया था, ठीक है। तो ये उसकी टेक्निक्स को इस तरह से उसको बनाया जाता था, ठीक है, ओके। तो ये था, ठीक है, आज का सेशन, और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताती हूँ आपको, तो ये है हमारा, ठीक है, कौन सा? एम्बिशन बैच। इस एम्बिशन बैच में बच्चे आपको देखो, स्टार्टिंग से अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर चलोगे ना और स्टार्टिंग से आप तैयारी में लग जाओगे, तो हमें बाद में जब एग्जाम टाइम में वो जो प्रेशर आता है ना एग्जाम का, सिलेबस को कंप्लीट करने का, तो वो प्रेशर हमें नहीं झेलना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए एम्बिशन बैच आप लोगों के लिए है, जिसमें आपको दोनों बोर्ड एग्जाम प्लस CUT दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो एम्बिशन बैच में अभी तक काफी ज्यादा बच्चे एनरोल कर चुके हैं, तो
फटाफट से जाएंगे और उसमें एनरोल करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लासेस जो हैं वो डे बाय डे आपकी एक एक दो मिस होती चली जाए और फिर बाद में आप परचेज करते हो। देखो, बाद में तैयारी करने का मतलब होता है, अब हम पूरे साल स्कूल क्यों जाते हैं? हमें 3 घंटे का एग्जाम देना होता है, बोर्ड एग्जाम देना होता है, तो उसके लिए हम पूरे साल स्कूल क्यों जाते हैं? प्रिपरेशन के लिए जाते हैं ना। तो प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, उन 3 घंटों के लिए तो हमें कितनी पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे वो लास्ट मोमेंट पर, अब आप 3 घंटे की तैयारी जो है वो 3 घंटे पहले क्यों नहीं कर लेते हो? टाइम लगता है ना। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही अगर आप प्रिपरेशन करके चलो ना, कि स्टार्टिंग से आपका कंसेप्ट पर आपकी कमांड हो जाए, तो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका सीयूटी का एग्जाम है, तो कंसेप्ट पर पकड़ बनाकर रखोगे तभी जाकर आपकी चीजें क्लियर होंगी, राइट। फिर तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप उसका इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये हमारा आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का और जीटी इंग्लिश का, इसमें आपको जीटी इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। देखो 3 फायदे हैं इसमें आपके, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, सेकंड आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन। अब सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट प्लस जीटी दोनों ही पढ़ाए जाएंगे, जो कि सीयूटी में पूरा का पूरा आपका जैसे आता है उसी तरीके से, राइट। तो जल्दी से जाकर इस पे एनरोल करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे, कौन सा? Y489, इसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो महापैक लिया हुआ है। बिल्कुल सही किया बच्चे आपने। ये जो महापैक है बच्चे, इसकी टोटल वैलिडिटी जो है वो 15 मंथ्स की है। इसमें महापैक विद बुक्स भी है, इसमें महापैक विदाउट बुक भी है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे कि आप विद बुक लेना चाहते हैं तो आपको विद बुक अड्डा 24/7 की जो सीआरटी बेस पर, यानी कि जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर जो बुक है, ई बुक दी जाती है, वो आपको घर बैठे आपको बुक दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें 15 मंथ्स की वैलिडिटी है, पूरे साल। बोर्ड एग्जाम भी इसमें कवर हो जाएगा, साथ साथ में आपका सीयूटी का एग्जाम भी कर, और जितने भी बैच आएंगे, चाहे वो रिवीजन बैच है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम से पहले बैच निकालें, चाहे वो आपका सीयूटी से एग्जाम से पहले, कितने सारे बैचेस निकलते हैं साल भर में, तो आप उन सभी के लिए वैलिड हो जाओगे। आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस महापैक में एक बार जिसने एनरोल कर लिया, मतलब उसको जब एक बार उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो दूसरे बच्चों के साथ फिर दोबारा से अटेंड कर लेगा, बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई पेमेंट किए हुए। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर से बताऊंगी कि किसी भी चीज को परचेज करने के लिए आप कूपन कोड यूज करना Y489, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो जीटी इंग्लिश लेना चाहता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कहते हो कि मैम हमें तो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, हमें जो है वो जीटी इंग्लिश नहीं पढ़नी है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो ये क्लास 12th का आप परचेज कर सकते हैं, कौन सा? राइजिंग बैच, जो कि कॉमर्स, आर्ट्स और आपका साइंस का बैच है, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बाकी जीटी इंग्लिश इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए ऑप्शन है, और इस पर भी कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y489, ठीक है। अब ये कूपन कोड कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, ठीक है, और जो पूरे साल हमारे साथ तैयारी करने के लिए आ चुके हैं और बने रहेंगे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 12th प्लस सीयूटी दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, शेयर करना है ज्यादा दोस्तों के साथ में, उसको लाइक करना है। अब बारी आती है कि इसको मैम परचेज करने का मेथड क्या होगा, कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले जाना है आपको गूगल बाबा के पास, ठीक है। तो यहां पर हम गए गूगल पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर आपको टाइप करना है अड्डा 24/7, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको मिलेगा ऑल कोर्सेज। तो जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर यहां पर क्लिक किया, ठीक है, अब यहां पर एंट्रेंस, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, देन CUET, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, महापैक लेना है तो आप महापैक भी ले सकते हैं। ये रहा महापैक। अब देखो ये कितने का, 10,659 का, मान लो मैंने ये परचेज किया, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। बाय नाउ के ऑप्शन में क्या किया जाएगा, आपको Y489 कूपन कोड फिल करना है, और ये देखिए यहाँ पर डिडक्ट हो गया, और ये कोर्स कितने का रह गया, 10,399। यार आप ये सोचो, कोई भी कोर्स आप खरीद रहे हो तो वो पूरे साल के लिए वैलिड हो जाता है। एक तो ये सिक्योरिटी हो गई, साथ साथ में जो भी आप ट्यूशन लेने जाते हो, तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, कम से कम 1,000-1,500 रुपए एक सब्जेक्ट के देते होंगे। तो अगर आपने 6 महीने भी, अगर मान लो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, आपने 1,500 रुपीज दिए, तो अगर आप ऐसे ही 4 से 5 सब्जेक्ट की अगर आप ट्यूशन लगाते हो तो पर मंथ कितने खर्च होंगे, राइट। तो ये तो आपका पूरे साल के लिए सिक्योर हो गया ना,
ठीक है ना। तो आप खुद ही सोच कर देखो, कैलकुलेट करके सोचना जरा कि फायदा आपको किस में है, ट्यूशन लगाने में या फिर आपको इसमें जो है लाइव इंटरेक्टिव जो क्लासेस दी जाएंगी उसमें है, राइट। तो इसमें आपको पूरे डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको जीटी इंग्लिश की क्लासेस भी दी जा रही हैं, साथ साथ में आपको ई बुक्स दी जा रही हैं, पीडीएफ नोट्स हो गए ये भी दिए जा रहे हैं, साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर जो भी लेटेस्ट पैटर्न के सीयूटी से या बोर्ड एग्जाम के होंगे वो सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसी में सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है ना। अब जो बच्चे महापैक लेना चाहते हैं तो ये महापैक का है, जो बच्चे क्लास 12 एम्बिशन बैच को लेना चाहते हैं तो एक बार एम्बिशन बैच का भी बता देती हूं मैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पर जाना है, ठीक है, बैक पे जाना है और यहाँ पर बैक पर जाकर जैसे सेम हमने किया था ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा एग्जाम है आपका। अगर आप क्लास 12 वाला बोर्ड परचेज करना चाहते हैं कोर्स तो आपका क्लास 12 का भी है और ये अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, सीयूटी पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पर आर्ट्स का ये रहा, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का एम्बिशन बैच ये रहा, राइट। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आपने क्लिक किया ये कितने का है 8,609 का, ठीक है। आप इस पर बाय नाउ करोगे और इस पर क्या करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है Y489, ठीक है ना, और अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई करते ही आपको क्या मिल गया, ये कोर्स सिर्फ आपको कितने का रह गया 8399 का। तो बच्चे जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए, काफ़ी सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन का एक अच्छा खासा टाइम बाद में मिल जाएगा जिसमें कि हम रिवीजन पर पूरा फोकस करेंगे और उसी रिवीजन उसी तैयारी के साथ अपने एग्जाम में जाएंगे। फैसला आपको करना है क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। गौर कीजिएगा, ठीक है। जब भी आप फ्री हो जाओ थोड़ा सा शांति से अकेले में बैठ कर कीजिए कि मैडम ने जो भी बातें कही हैं यार वो क्या मेरे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जवाब जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। विल वेट फॉर यू, बाय बाय, थैंक यू।